उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर-आफियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद नबी शाह और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट एंड असेसमेंट। सबसे पहले तो हमने प्रीवियसली प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट डिस्कस किया था, ठीक है? और उसी प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर एक कांसेप्ट डिस्कस किया जाता है जिसको हम रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट बोलते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है आपकी ओवरऑल प्लानिंग का। और समटाइम जो है कुछ ऐसे रिस्क हम जो है आइडेंटिफाई नहीं करते, कुछ ऐसी एक्टिविटीज हम जो है वो इग्नोर कर देते हैं जो बाद में हमारे लिए जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकती हैं। प्रोजेक्ट की सक्सेस के अंदर जो है एक बहुत बड़ी रुकावट बन सकती हैं। तो ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं रिस्क। तो रिस्क की अगर हम डेफिनेशन भी देखें तो रिस्क इज़ एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग एंड अफेक्ट द प्रोजेक्ट सक्सेस। कोई ऐसी एक्टिविटी जो कि गलत हो सकती है और वो प्रोजेक्ट की सक्सेस को जो है वो इफेक्ट कर सकती है, उसको हम क्या बोलेंगे? रिस्क बोलेंगे। अब इसमें मैं आप लोगों को जो है कुछ एग्जांपल दे दूं, जैसे कि नासा का एक मार्स क्लाइमेट आर्बिटर जो है वो डिस्ट्रॉय हुआ था 1999 में, और उसमें सिर्फ एक माइनर सी मिस्टेक थी जिसमें यूनिट कन्वर्जन जो है उन्होंने एरर किया था, और एक माइनर सी कन्वर्जन एरर की वजह से पूरा का पूरा जो है वो आर्बिटर जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया था, ठीक है? तो ये बेसिकली इसी तरह से सॉफ्टवेयर के अंदर भी एक और मेरे पास एग्जांपल मैंने अभी देखी हुई थी। ठीक है, नाइट कैपिटल ट्रेडिंग एक ऐप थी जो कि ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग करती थी, ठीक है? उसके अंदर एक बग आ गया जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, जैसे क्रिप्टो के अंदर या ट्रेडिंग के अंदर ना हम हाई पे सेल करते हैं और लो पे बाय करते हैं। तो उसके अंदर एक बग की वजह से वो लो पे जो है वो सेल करना शुरू कर दिया उसने, और हाई पे बाय करना शुरू कर दिया, और सिर्फ 45 मिनट के अंदर पूरी की पूरी कंपनी जो है वो क्या हो गई, बैंकरप्ट हो गई, ठीक है? और इसमें उन्होंने उनके जो है टोटल 440 मिलियन डॉलर्स का लॉस हुआ। अब ये बताने का मकसद क्या है कि हम बाद-औक़ात सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ माइनर सी जो है रुकावटें होती हैं या माइनर सी ऐसी जो है वो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको हम इग्नोर कर देते हैं, और बाद में वो पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की सक्सेस के ऊपर वो अफ़ेक्ट कर रही होती हैं। उनमें हो सकता है कि आपका प्रोजेक्ट डिले हो रहा हो, प्रोजेक्ट का बजट ओवररन हो सकता है। ये एग्जांपल है कि आपके कौन-कौन से रिस्क हो सकते हैं कि प्रोजेक्ट डिले हो सकता है, प्रोजेक्ट का जो बजट है वो ओवररन हो सकता है, सॉफ्टवेयर के अंदर कोई ऐसा बग आ सकता है जो आप आइडेंटिफाई ना करें और बाद में आपके ओवरऑल पूरी ऐप भी क्रैश हो सकती है, पूरा सॉफ्टवेयर की जो है वर्किंग इफेक्ट हो सकती है। इसी तरह से जो है अगर आपके प्रोजेक्ट के दौरान कोई टीम मेंबर छोड़कर चला जाता है, तो उससे आपके वर्किंग के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, तो आपको पहले से ही उसकी एक जो है वो प्लानिंग रखनी होगी, आपको प्लान बी रखना होगा। देखिए, अगर इस तरह की कोई रिस्क जो है वो आपके एक्टिविटीज या कोई ऐसी चीजें गलत होती हो जाती हैं आपके प्रोजेक्ट के दौरान, तो आप उनको कैसे डील करेंगे, ठीक है? तो उसको डील करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हो सकती हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रिस्क असेसमेंट, जिसमें हम देखते हैं कि कौन-कौन से ऐसे पोटेंशियल रिस्क हैं जो हमें प्रोजेक्ट के दौरान फेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है? आइडेंटिफाई द पॉसिबल रिस्क, और फिर हम उनको एनालाइज करते हैं कि कितने सीरियस हो सकते हैं वो हमारे प्रोजेक्ट की सक्सेस के अंदर, कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ हमारे पास स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तो हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं रिस्क को, कि बेसिकली जो है वो रिस्क कौन-सा हो सकता है, कि हमारा कोई जो है टीम मेंबर छोड़ के जा सकता है, या कोई बग्स का एरर आ सकता है कि अगर इन केस की ऐसी बग आ जाती है, फॉर एग्जांपल आपकी जैसे मैंने ट्रेडिंग ऐप की एग्जांपल दी, तो अगर कोई इस तरह की बग आ सकती है तो ओवरऑल पूरे, क्योंकि फाइनेंशियल जो है वो ऐप है और वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करती है, तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकती है आपके ओवरऑल जो है वो कंपनी के जो है, जैसे कि वो एक नाइट राइडर जो है वो ग्लिच आया था, उसने पूरी कंपनी ही खत्म कर दी, ठीक है? तो इसी तरह से बजट आपका ज़्यादा हो सकता है, तो उसको आपने किस तरह से मैनेज करना है, ठीक है? कोई अगर जो है प्रोजेक्ट डिले हो जाता है, तो उसको आप किस तरह से मैनेज करेंगे? तो सबसे पहले तो आपने तमाम जो है वो रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं, एंड देन आप उन रिस्क को एनालाइज करोगे कि उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। प्रोबेबिलिटी मतलब चांसेस कितने हैं, ठीक है? सबसे पहले तो उसकी प्रोबेबिलिटी चेक की जाती है, ठीक है? जिसकी हायर प्रोबेबिलिटी होती है उसको हम प्रायोरिटाइज कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि उसका इफेक्ट कितना होगा, ठीक है? प्रोबेबिलिटी के बाद दूसरी चीज हम देखते हैं इफेक्ट, होने के चांसेस कितने हैं और उसका इफेक्ट कितना होगा हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर। फॉर एग्जांपल किसी रिस्क के होने के चांसेस 10% हैं, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा हो सकता है, बजट के हवाले से या डिले के हवाले से या किसी और हवाले से। तो हम ऐसे ही जो रिस्क होते हैं उनको हम प्रायोरिटाइज करते हैं प्रोबेबिलिटी के हवाले से और इफेक्ट के हवाले से, ठीक है?
तो हम देखते हैं कि जो है कौन-सा ऐसा रिस्क है जिसको हम सबसे पहले डील करेंगे, जिसका इफ़ेक्ट ज़्यादा हो सकता है, ठीक है? प्रोबेबिलिटी भले कम हो, लेकिन उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है, तो हम ऐसे प्रोजेक्ट्स को या ऐसे रिस्क को जो है हम पहले प्रायोरिटाइज़ करते हैं। और कुछ ऐसे रिस्क होते हैं जिनकी प्रोब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन उनका इफ़ेक्ट कम होता है, तो हम उनको उसी के अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, प्रायोरिटाइज़ करते हैं। प्रायोरिटाइज़ के अंदर मतलब हम पहले कौन से रिस्क को मैनेज करेंगे, फिर दूसरे नंबर पर कौन-सा रिस्क होगा, तीसरे नंबर पर तो हम हायर प्रायोरिटी और लोअर प्रायोरिटी के अंदर जो है वो रिस्क को एक लिस्ट लिस्ट डाउन कर देते हैं कि हमारे पास ये रिस्क हमने आइडेंटिफाई किए, उनको एनालाइज़ किया, हर एक रिस्क की इतनी प्रोबेबिलिटी है, इसका ये इफ़ेक्ट हो सकता है, ठीक है? लो प्रोबेबिलिटी और हाई इफ़ेक्ट कई ऐसे होते हैं जिनकी होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं और इनका इफ़ेक्ट भी ज़्यादा होता है, तो उनको ज़्यादा मतलब टॉप पे प्रायोरिटी पे पहले ही उनको जो है वो मैनेज किया जाता है, ठीक है? तो थर्ड हमारे पास जो स्टेप आता है दैट इज रिस्क मैनेजमेंट, जिसमें हमने जो असेस किए हैं रिस्क, जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी, उनको प्रायोरिटाइज किया है, उनके मुताबिक हम देखते हैं कि हम इन रिस्क को कैसे हैंडल कर सकते हैं। उसके लिए हम कुछ स्ट्रेटजीज जो है वो यूज करते हैं। सबसे पहली चीज जो होती है वो अवॉइड रिस्क। मतलब आप देख रहे हैं कि एक ऐसी जो है वो एक्टिविटी है, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको आप यूज करने से आपकी ओवरऑल ऐप जो है वो उसके होने के मतलब जो है प्रॉब्लम के होने के चांसेस भी ज्यादा हैं और उसके इफेक्ट भी ज्यादा हो, ठीक है? मतलब आपके पास इतना कोई टेक्निकल स्किल ना हो न्यू टेक्नोलॉजी के यूज करने का, ठीक है, और आपके पास इसमें पर्सनल भी ना हो जो उस टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो, और आप उस टेक्नोलॉजी को चूज कर लें, तो बाद में क्या हो सकता है कि उसके अंदर उसको यूज करने में आपको प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं, तो उसकी होने की प्रॉब्लम के होने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होगी। और अगर आपने वो टेक्नोलॉजी यूज कर ली, ठीक है, और उसको प्रॉपर यूज ना किया, तो उसके इफेक्ट्स भी ज्यादा हो सकते हैं। तो ऐसे जो रिस्क होते हैं, मतलब हम ऐसी टेक्नोलॉजी जो हम यूज करना ही नहीं जानते, तो हम ऐसे टेक्नोलॉजी को क्या कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि अवॉइड रिस्क मतलब वो जो स्टेप जिसके अंदर वो टास्क जिसके अंदर वो आपको वो एक्टिविटी जिसके अंदर आपको रिस्क आइडेंटिफाई हुआ कि यहाँ पर आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, उस एक्टिविटी को ही आप अवॉइड कर देते हैं। दूसरे नंबर पर आता है रिड्यूस रिस्क, ठीक है? रिड्यूस रिस्क में हम कुछ ऐसी मिटिगेशन स्ट्रेटजीज लगाते हैं जिसमें हम प्लान बी रखते हैं, बैकअप रखते हैं, ठीक है? जिसमें हम रिस्क को कम से कम जो है करने की कोशिश करते हैं। मतलब ऐसा एक्टिविटी होती है जिसको हम छोड़ भी नहीं सकते, लेकिन उसमें जो है वो रिस्क होने के मतलब कि कोई भी डिले आने के या प्रॉब्लम आने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, रिस्क के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है? तो हम ऐसी एक्टिविटीज को मिटिगेशन स्ट्रेटजीज के थ्रू उनके इफेक्ट्स को कम करने की कोशिश करते हैं और उनके लिए बैकअप प्लान रखते हैं, ताकि इन केस अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी हो जाती है तो हम प्लान बी उसका यूज करके उसके इफेक्ट को कम से कम कर सकें, ठीक है? तो रिड्यूस रिस्क हो जाएगा। तीसरे नंबर पर आता है जी ट्रांसफर रिस्क। ट्रांसफर रिस्क में हम क्या करते हैं, हम थर्ड पार्टी को जो है वो जो आउटसोर्स कर देते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आप जो है कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, और वो कोई मशीन बना रहे हैं और या कोई गाड़ी बना रहे हैं, ठीक है, गाड़ी बनाने के टायर्स बनाने में जो है आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है या आपको लगता है कि टायर बनाने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, तो आप क्या करेंगे, टायर बनाने का जो प्रोजेक्ट है वो किसी और कंपनी को दे देंगे, आउटसोर्स कर देंगे, ठीक है? तो जिस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हुए आपको ज्यादा रिस्क होने के चांसेस होते हैं, ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने के चांसेस होते हैं, तो ऐसी एक्टिविटीज को आप आउटसोर्स कर देते हो। मतलब कोई थर्ड पार्टी कंपनी हायर कर लेते हो या पर्सन हायर कर लेते हो और वो सारा रिस्क आप ट्रांसफर कर देते हो उस कंपनी के ऊपर, ठीक है? या दूसरे नंबर पर क्या है कि आप इंश्योरेंस करा लें, ठीक है, कि अगर कोई इस तरह का रिस्क आपका, जैसे गाड़ियों की इंश्योरेंस होती है, बंदों की इंश्योरेंस होती है, हर तरह की मुख्तलिफ किस्म की इंश्योरेंस हो रही होती है, तो उसमें क्या होता है कि इनकेस अगर कोई गलत चीज हो जाती है तो वो इंश्योरेंस कंपनी आपको उसका पे बैक करती है, ठीक है? तो सेम उसी तरह से आप क्या करते हैं, रिस्क ट्रांसफर कर देते हैं टू द अदर पार्ट थर्ड पार्टी, ठीक है? और आखिर में क्या होता है, एक्सेप्ट रिस्क। क्या अगर इन केस, अब ये एक्सेप्ट उन रिस्क को किया जाता है जिसका इफेक्ट कम से कम होगा, ठीक है, जिनकी प्रोबेबिलिटी कम से कम होगी। अगर प्रोबेबिलिटी ज्यादा भी हो लेकिन उसका इफेक्ट कम हो, ठीक है, मतलब उसका अगर आपके बजट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा या आपके जो है वो थोड़ा बहुत डिले अगर आप एक्सेप्ट कर सकते हैं या थोड़ा बहुत आप बजट एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई टीम मेंबर
छोड़ के चला जाता है तो उसका कोई अल्टरनेट आपके पास है तो आप उस रिस्क को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो फोर्थ स्ट्रैटेजी होता है कि आप कुछ ऐसे रिस्क जो लो प्रायोरिटी पे होते हैं, आप उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि इन केस अगर ये चीज़ हो भी जाती है तो इससे हमारे प्रोजेक्ट की जो है वो ओवरऑल सक्सेस के अंदर कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो इस तरह की स्ट्रैटेजी से जो है हम रिस्क को कम से कम कर सकते हैं और कुछ जो है वो हम ट्रांसफ़र करते हैं, कुछ अवॉइड करते हैं, ठीक है? और ये बहुत ज़रूरी रहता है, ठीक है? मैंने जैसे एग्ज़ाम्पल दी कि अगर हम प्रॉपर प्लानिंग के अंदर जो है क्योंकि बाद आप पूरी प्लानिंग अच्छी कर लेते हैं, लेकिन उसमें आपने रिस्क आइडेंटिफ़ाई नहीं किए, तो सारे के सारे प्रोजेक्ट की एग्ज़ीक्यूशन आपकी जो है वो अ, उसका जो है हम कह सकते हैं कि खतरे में पड़ सकती है, सक्सेस आपकी जो है वो डिफीट में या लॉस में जा सकती है। उसकी सिर्फ़ एक रीज़न हो सकती है कि आपने प्रॉपर रिस्क को क्या नहीं किया, आइडेंटिफ़ाई नहीं किया, ठीक है? सो आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। होप सो कि रिस्क की भी समझ आ गई होगी आपको, रिस्क असेसमेंट की भी आ गई होगी और मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजीज़, ठीक है? ये आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है? कि अवॉइड रिस्क में हम क्या करते हैं, रिड्यूस रिस्क में क्या करते हैं, ट्रांसफर में क्या करते हैं और एक्सेप्ट रिस्क में क्या करते हैं और इ इस तरह से जो है रिस्क को असेस करने के 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है? आइडेंटिफाई, एनालाइज़ एंड प्रायोरिटाइज़। आइडेंटिफाई में फाइंड करेंगे तमाम रिस्क, उनको देखेंगे कि उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इफ़ेक्ट क्या है और फिर हम उनकी एक लिस्ट बना लेंगे कि अब इसमें लिस्ट में क्या होगा कि जो हाई प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है? मैं यहाँ लिख देता हूँ, हाई प्रोबेबिलिटी और हाई इफ़ेक्ट, तो उनको मोस्ट प्रायोरिटी देंगे, ठीक है? जिनकी हाई प्रोबेबिलिटी होगी और लो उसका इफ़ेक्ट होगा, उसको लेस देंगे, फिर जिसकी लो प्रोबेबिलिटी और लो हमारा जो है वो उसकी जो है इफ़ेक्ट होगा उनको लीस्ट प्रोबेबिलिटी देंगे। तो इस तरह से आप जो है वो प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंगली उनको प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ। लेक्चर अच्छा लगा है तो समझ आया है तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताया करें, ठीक है? और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। गुड बाय।